नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और क्यों इसकी आवश्यकता हुई थी। ये पूरी आधुनिक भारत इतिहास की सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने क्रांतिकारी आतंकवाद के दोनों चरण डिस्कस किए हैं। उससे पहले की और भी वीडियोज़ हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है उन सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। फेसबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो मुझे वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना की आवश्यकता क्यों हुई थी? ये जो घटनाएं हैं सब एक दूसरे से चरणबद्ध तरीके से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग कोई अचानक से कोई स्थापना नहीं हो गई थी, ना ही ऐसा इनके अंदर विचार आ गया था कि आप हमें मुस्लिम लीग की स्थापना करनी है। हुआ क्या था कि बंगाल विभाजन, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उस समय पर कांग्रेस तथा मुसलमानों में एक फूट दिखाई देने लगी थी। कैसे दिखाई देने लगी थी? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता जो थे उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया और जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार किया। उसी समय पर जो मुस्लिम इलाका था, जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में जो बंगाल को बांट दिया गया था, उसमें जो पूर्वी बंगाल का जो एरिया था उसमें मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो जब इसको विभाजन रद्द करने की बात आई और ये सारी चीज़ें सामने आई, उसी समय पर इनको लगने लगा था मुस्लिमों को कि हमारे हित किसी भी तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा ऐसी प्रतिक्रियाएं दी गई थी जैसे शिवाजी उत्सव मनाना, गणेश उत्सव मनाना, इस तरीके की जो घटनाएं थी। हालांकि उस समय पर उनकी सोच ये बिल्कुल नहीं थी कि इसे किसी भी तरीके से हिंदू या मुस्लिम तरीके से देखा जाए, लेकिन इसका इनडायरेक्टली मैसेज मुस्लिम समाज में ये चला गया था उस समय पर कि ये जो संस्था है कांग्रेस वो हमारे पक्ष में नहीं है और इनके साथ हमारे हित नहीं है। तो इसी सारी जो नीतियां थी इन्हीं को लेके मुस्लिम लीग की एक स्थापना होती है आगे चलती। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बंगाल के विभाजन के जस्ट एक साल बाद 1906 में ये इसकी स्थापना होती है। बंगाल विभाजन के बाद से ही कांग्रेस तथा मुसलमानों में एक फूट दिखाई देने लगी थी। ये मुसलमानों लिखा हुआ है, में फूट दिखाई देने लगी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क, जो उस समय पर इसके अध्यक्ष थे, के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। मतलब इस लीग में ये बताया गया था कि हमारे हित अलग हैं और हिंदुओं के हित अलग हैं। अगर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो हमें कांग्रेस जैसा ही कोई एक मंच बनाना चाहिए जिससे हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो इसी में मुस्लिम लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों में अपने लिए निष्ठा भरना और कांग्रेस के प्रति घृणा भरना। ये सब हो इसलिए रहा था क्योंकि मुस्लिमों में उस समय पर शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा अभाव था। 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद अली अमाम की अध्यक्षता में, जो अली अमाम थे उनके समय पर, अली अमाम के समय पर अध्यक्षता में एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी। एक किसकी मांग की गई थी? एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। ब्रिटिश तो पहले ही भारतीयों को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटना चाहते थे। वह कार्य इनसे आगे चलकर 1909 का जो विधान परिषद अधिनियम बना उसने इसे आराम से सिद्ध कर दिया। और अंग्रेजों की कहीं ना कहीं जो फूट डालो राज करो की नीति थी उसमें एक बहुत बड़ा फायदा उनको इस चीज़ से मिला जब मुस्लिमों द्वारा एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई। पृथक निर्वाचक मंडल की मांग का ये मतलब था कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो भी मतलब चुनाव होंगे या कुछ भी होंगे उसमें जो विधानमंडल में चुन के लोग जाएंगे वो सभी के सभी एक मुस्लिम जो नेता होगा या जो भी खड़ा होगा सिर्फ उसी को वो वोट दे सकते हैं। मुस्लिम आबादी सिर्फ उसी को वोट देगी, वो हिंदुओं को वोट नहीं देगी, ना ही हिंदू उसको देंगे। तो ये प्रत्यक्ष जो था ना कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को उस समय पर स्वीकार कर लिया गया था, किसमें 1909 के विधान परिषद अधिनियम ने ये आगे चलकर सिद्ध कर दिया और इस चीज़ पर सरकार ने मोहर लगा दी थी। इसी में आगे चलकर अब देखेंगे कि 1909 का जो विधान परिषद अधिनियम है वो क्या था, जो इसे हम मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जानते हैं और इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। क्यों इसे हम मार्ले मिंटो के नाम से जानते हैं?
क्योंकि इस समय मार्ले जो थे वो लंदन में भारत सचिव का पद देख रहे थे और मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे। इसलिए इस परिषद थी, इस अधिनियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। समय समय पर भारत सरकार, उस समय की जो भारत सरकार थी यानी कि ब्रिटिश सरकार, वो भारत में इस तरीके के सुधार करती रहती थी जो उसे ठीक लगते थे अपने हिसाब से। अब उस समय पर क्या था कि सरकार द्वारा इस सुधार के पीछे दो उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्वीकृति दी जाए। ठीक है, इसमें ऐसी मांग इसलिए रखी गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग के मुसलमानों के प्रति निष्ठा व्यक्त करना और कहा जाए कि मुस्लिम्स के हित अलग हैं जो कि कांग्रेस के साथ कभी भी पूरे नहीं हो सकते, इस तरीके की भावनाएं उनमें विकसित थी। तो जो कुछ मुस्लिम नेता थे वो कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी पार्टी समझते थे, इसलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मुस्लिमों को कांग्रेस से पृथक रखने का प्रयास किया कि किसी तरीके से इनको अलग रखा जाए। वहीं दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य था कि नरम दल के जो लोग हैं इन्हें किसी भी तरीके से सरकार चाहती थी थोड़ा बहुत करके इनको खुश कर दे और इन्हें शांत कर दिया जाए और सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाकर क्रांतिकारी आतंकवाद को कुचल दें। पहला उद्देश्य पूरा करने के लिए केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई, लेकिन अभी भी प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होती थी। ये किया गया था कि जो नरम दल के लोग हैं उनको किस तरीके से खुश रखा जाए। गैर सरकारी सदस्यों में जो शामिल नाम थे उनमें नामांकित तथा बिना चुने सदस्यों की संख्या अभी भी अधिक थी। तो अभी भी जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी तुलना में इन्हीं की संख्या अधिक थी। अब एक बात समझिएगा, जो निर्वाचित लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे उस समय पर आम जनता के द्वारा लोग चुने जाते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस समय पर जो जमींदारी लोग थे, जो रजवाड़े लोग थे या जो ब्रिटिश सरकार के समक्ष उठते बैठते थे, उन्हीं लोगों को केवल अधिकार था चुनने का। आम जनता ना ही वोट डालती थी और ना ही उनको ये चुनने का कोई अधिकार था। तो इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू हो गई। यही वो मतलब है कि पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, मतलब जहां पर मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां पर केवल मुस्लिम पक्ष से ही लोग खड़े होंगे और वही लोग उसको वोट देंगे। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य को भी नियुक्त करने की व्यवस्था इसमें की गई थी। यह सबसे पहले जो इसमें भारतीय सदस्य के रूप में चुने गए थे वो थे सत्येंद्र सिन्हा, इनको नियुक्त किया गया था। मार्ले ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था को ठुकरा दिया था। उसने भारत में संसदीय व्यवस्था के लिए कभी कोई फेवर नहीं किया, ना ही वो चाहता था कि भारत में कोई उत्तरदायी सरकार बने या फिर कोई संसदीय व्यवस्था लागू हो। खुद मार्ले मिंटो के द्वारा यह कहा गया है कि 1909 के सुधारों द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित कर हम नाक के दांत बो रहे हैं, जिसके परिणाम भीषण होंगे। यह कथन लॉर्ड मिंटो का है। ऐसा लॉर्ड मिंटो ने इसलिए कहा था क्योंकि उसे ये चीजें, इसके परिणाम पता थे कि किस तरीके से ये होगा। आगे अगर बात करेंगे अब हम इसके बाद कि इन सारी चीज़ों के बाद लखनऊ समझौता भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब लखनऊ समझौता क्यों टॉपिक महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम जानेंगे। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 को हुआ था और इसमें था क्या, इसकी खासियत क्या थी? इसकी जो अध्यक्षता थी वो तो अंबिकाचरण मजूम द्वारा ही की जा रही थी, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो थी वो थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया था। जो मुस्लिम लीग कभी कांग्रेस को ये समझती थी कि ये हमारी विरोधी पार्टी है या इसके हित और हमारे हित समान नहीं है, लेकिन इस समय पर मुस्लिम लीग का एकीकरण हो गया था किससे? कांग्रेस से। और साथ ही साथ नरम दल और गरम दल भी एक साथ आ गए थे। जो सूरत विभाजन में अलग हो गए थे 1907 में, वो इस समय पर अलग आ गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस शर्त पर आए थे वो भी देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, जो कि एक मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जब इन्होंने ये कहा, अंग्रेजी सरकार ने तो माना ही था कि पृथक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता है, लेकिन साथ ही साथ इस समय पर कांग्रेस को भी मानना पड़ा था कि पृथक निर्वाचन मंडल की आवश्यकता है। मुस्लिम बहुल इलाके में जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पर हमें इसे पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में स्वीकार करना होगा। और ये मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में उस समय पर देखी गई थी। और लीग ने कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को भी स्वीकार किया था।
लीग ने कहा था कि मैं इस बात पे स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को कि अगर उत्तरदायी सरकार चाहिए है, क्योंकि कांग्रेस का तो मेन उद्देश्य यही था हमेशा से कि स्वशासन और उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब आप ये समझ लीजिए, जिस तरीके से आज के समय पर है कि जितने भी मंत्री होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वैसा ही उस समय पर उत्तरदायी सरकार के लिए ये सारी चीज़ें थी। भारतीय राजनीति में अब एक उदय होता है जिन्ना का। 1916 में इन्हीं के समय पर जब जो मिलाया गया था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिली, वो इन्हीं के प्रयासों से भी मिली थी। जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ था, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। और इन्होंने बताया, अपनी शर्तें इन्होंने रखी थी जो मैं अभी पहले आपको बता चुकी हूँ। 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और 1916 में इसके अध्यक्ष हो गए। अब नरम दल और गरम दल इसलिए साथ आए थे क्योंकि जब बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आए और श्रीमती एनी बेसेंट से मिले, तब उन्होंने ये बताया और उनके साथ ये बात की कि अगर आंदोलन को मजबूत बनाना है तो नरम दल और गरम दल दोनों को साथ मिलकर ही लड़ना होगा। लेकिन इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार पूछा जाता है कि लखनऊ समझौता का किसके द्वारा विरोध किया गया था। तो ये विरोध किया गया था मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। इन्होंने कहा था कि लीग को जो आप समझ रहे हैं, लीग बहुत जल्द ही अलग हो जाएगी और ये कांग्रेस का साथ देने वाली नहीं है। और आगे चलकर ऐसा ही साबित हुआ, यह केवल एक असहयोग आंदोलन तक ही सीमित रह गया था। तो ये था पूरा वीडियो जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो से जुड़े रहें। उसके लिए आप प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।